अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? 80 की दहाई में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी में जोरों शोर से जारी था। पाकिस्तान काफ़ी हद तक यूरेनियम एनरिच कर चुका था, लेकिन ऐसे में इसराइल, जो पहले ही ईरान में इस्लामी इनकलाब से परेशान था, वो नहीं चाहता था कि एक और इस्लामी मुल्क एटमी ताकत बन जाए। उसने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया, लेकिन पाकिस्तान को उसकी बर वक्त इंटेलिजेंस मिल गई। पाकिस्तान को ये इंटेलिजेंस कैसे मिली और कैसे एक ही रात में 100 से ज्यादा रॉ के एजेंट उठा लिए गए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 1974 में इंडिया के समालिन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर डिटेरेंस एक जिंदगी और मौत का मसला बन गया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपना एक एटम बम जरूर बनाएंगे। इसी एम के तहत 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने खान रिसर्च लेबोरेटरीज का आगाज किया, जिसका मकसद था यूरेनियम एनरिचमेंट थ्रू गैस सेंट्रीफ्यूजेस। 1980 तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनी मंजिल के करीब था। तकरीबन 90% यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी मुकम्मल हो चुकी थी, यानी लो एनरिच यूरेनियम एलयू से हाई एनरिच यूरेनियम तक का वो मुश्किल सफर तय किया जा चुका था, जो कि एक असली न्यूक्लियर बम बनाने के लिए लाजमी होता है। काउंटर में सेंट्रीफ्यूज कैस्केड सिस्टम्स लग चुकी थी और उनमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस फ्यूएल्स को रेगुलरली प्रोसेस किया जा रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बम का कोर डिजाइन तो तैयार था, लेकिन एक चीज अभी भी रिफाइन हो रही थी। वो थी न्यूट्रॉन इनिशिएटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग डिवाइस होती है जो यूरेनियम कोर को एक ही लम्हे में क्रिटिकलिटी तक ले जाती है, और वही होता है न्यूक्लियर ब्लास्ट का असली आवाज। दोस्तों, जहां पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को तेजी से मुकम्मल कर रहा था, तो दूसरी तरफ भारत और इसराइल भी इससे बाखबर थे। राव और मोसाद ने कोटा लैब्स का सैटेलाइट्स के जरिए सर्वेलेंस शुरू कर दिया। कबूतर की अनयूजुअल एक्टिविटी जैसे सिक्योरिटी फेंसेस, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन और यूएफ-6 स्टोरेज टैंक से कई यकीन मजबूत हो गया, पाकिस्तान एटम बम बना रहा है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर फ्रंट कंपनीज ने यूरोप और दुबई के रास्तों से सेंसिटिव मशीन और मटेरियल खरीदने की कोशिश की, जिसमें स्पेशल ग्रेड स्टील, वैक्यूम पंप्स और सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स शामिल थे। ये सब वही चीजें थी जो सिर्फ एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में इस्तेमाल होती हैं। ये रिकॉर्ड सीआईए, मोसाद और रॉ के हाथ लग गए। इसराइल और इंडिया दोनों ने देखा कि पाकिस्तान का चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ता जा रहा है। चाइना से हेवी वाटर, मेटलर्जी एक्सपर्टाइज और कुछ क्लियर न्यूक्लियर इनपुट्स मिल रहे थे, जो कि एक और वार्निंग साइन था। कुछ वेस्टर्न डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज ने भी ये कंफर्म किया कि काउंटर में फॉरेन एक्सपर्ट्स देखे गए हैं और न्यूक्लियर रिलेटेड मूवमेंट्स रूटीन बन चुकी हैं। ये सारे प्रूफ्स इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है। दोस्तों, यहीं से भारतीय एजेंसी राह ने अपना जासूसी नेटवर्क कोप्टा के आसपास मजीद मजबूत करना शुरू कर दिया। सबसे पहले राह ने कोप्टा लैब्स के पुराने एम्प्लॉइज को टारगेट किया, वो लोग जो कभी वहाँ काम कर चुके थे लेकिन अब सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। मकसद ये था कि इनसे कोप्टा के अंदर का स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और वर्कफ्लो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जाए। लेकिन जब राह को इस सोर्स से कोई खास कामयाबी नहीं मिली, तो उसने गेम चेंज कर दिया। इस दफा उसने निशाना बनाया साइंटिस्ट के करीबी लोग, जैसे कि ड्राइवर्स, कुक्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, दूसरी डेली रूटीन में मिलने वाले चेहरे। ये वो लोग थे जो रोजाना उन साइंसदानों के साथ होते थे, कि हर मोमेंट, हर आदम, हर टाइमिंग का ऑब्जर्व कर सकते थे। वहाँ ने इन लोगों को माल, वीज़ा या इमोशनल मैनिपुलेशन के जरिए यूज़ करने की कोशिश की, ताकि साइंसदानों की जिंदगी का हर पहलू पर नजर रखी जा सके। जो पाकिस्तानी साइंसदान किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या टूर के लिए बाहर जाते हैं, पर स्पेशली एजेंट्स तैनात किए जाते हैं, या तो होस्ट कंट्री के जरिए या इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स के जरिए उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक ईरान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कुछ फेक एनजीओज और ट्रेडिंग कंपनीज का नेटवर्क भी बनाया, जो कोटा के आसपास के लोगों को जॉब्स, इंटर्नशिप्स या एड के जरिए रिक्रूट करते और बाद में उनसे खास इनपुट एक्सट्रैक्ट की जाती।
दोस्तों यार, राह यहाँ तक ही नहीं रुकी। उसने पाकिस्तान न्यूक्लियर सब्सटेंस के बालों यानी हेयर सैंपल्स को सीक्रेटली कलेक्ट करने की कोशिश की, ताकि उन्हें इंडिया भेजकर रेडिएशन टेस्ट किए जा सके। राह का ये तरीका जासूसी का एक बहुत ही यूनिक और साइंटिफिक मेथड था, जिसका मकसद ये था कि अगर किसी संस्थान के बालों में इनरिच यूरेनियम या रेडियोएक्टिव मटेरियल के ट्रेसेस मिल जाएं, तो ये इस बात का सबूत होगा कि वो लोग न्यूक्लियर फ्यूल के बहुत करीब काम कर रहे हैं। बालों के सैंपल खासतौर पर इसलिए टारगेट किए गए कि वो रेडिएशन के एक्सपोजर का नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ये सैंपल्स अक्सर उन बार्बर शॉप से लिए गए जहाँ से फोकल लैब्स के स्टाफ रेगुलर हेयर कट करवाने जाते थे। पुराने लोकल बार्बर्स को ब्राइब करके या उन्हें अननाउनली यूज करके ये सैंपल्स इकट्ठे किए, तो फिर उन्हें इंडिया भेजकर लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाया। ये राग चंद कामयाब इंटेलिजेंस टेक्निक में से एक थी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की गहराइयों तक जाने के लिए इस्तेमाल की गई। दोस्तों, सारी जासूसी ट्रैकिंग और सर्विलेंस के बाद जब रात को 100% यकीन हो गया पाकिस्तान वाकई एटॉम बम बना रहा है, तो उसने इसराइल के साथ मिलकर टोटल लैब्स पर एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया। इसराइल को साथ मिलाने की सबसे बड़ी वजह ये थी, इसराइल 1 साल पहले इराक के पुरस्वैक न्यूक्लियर रिएक्टर को एयर स्ट्राइक में तबाह कर चुका था। इसराइल की F-16 तैयारों ने उस इराक पर एक प्रिसाइज और डिवास्टेटिंग सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और अब रात यही इसराइली एक्सपर्टाइज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रही थी। इस ऑपरेशन का सबसे पहला हिस्सा था इसराइली फाइटर जेट्स जो कि F-16 और F-4 पर मुश्तमिल थे, वो सीक्रेटली भारत में लैंड करवाए। प्लान के मुताबिक हथियारों को राजस्थान या भारतीय पंजाब के एयर बेसिस पर उतरना था। इन दोनों स्टेट्स का इंतखाब इसलिए किया गया था क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत करीब थे, जिसका उन्हें कई फायदे हो सकते थे। यानी उनका फ्लाइट टाइम शॉर्ट होता, रडार एक्सपोजर कम से कम होता, और एग्जिट और एंट्री बहुत ही तेज होती। दोस्तों, इसराइली पायलट्स को यहाँ से एक स्पेसिफिकली डिजाइन लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पाथ के जरिए बॉर्डर तक पहुँचना था, ताकि पाकिस्तान के रडार से बचकर अचानक सर्जिकल स्ट्राइक कर सके। इस मिशन का वक्त भी बहुत ही सोच समझ कर चुना गया, यानी रात 2 से 3 बजे के दरमियान, जब हवा भी ठंडी होती है और सिक्योरिटी अलर्टनेस भी सबसे कम हो। इसराइली तैयारे जो कि F-16 और F-4 फैंटम्स थे, अपने साथ एडवांस GPS गाइडेंस सिस्टम, ग्राउंड कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल्स लेकर आते थे। टारगेटिंग के लिए इन तैयारों में लेजर गाइडेड बम सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी मदद से वाटर फैसिलिटी के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स को पिन पॉइंट करके हिट किया जा सकता था। और सबसे अहम बात, ये तैयारे अपने साथ रडार जैमिंग टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं, किसी भी पाकिस्तानी रडार सिस्टम को या तो ब्लाइंड कर देते या उन्हें फॉल्स सिग्नल दिखाकर कंफ्यूज कर देते। मकसद ये था स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को कोई वार्निंग ना मिल सके, जब तक हमला हो तब तक सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक अपनी प्लानिंग कर रही थी, तो मार्कोर भी सोया हुआ नहीं था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर ISI ने इस खामोश जंग की हवा महसूस कर ली थी। स्वास्थ्य की एक्टिविटीज, कुछ एजेंट्स का एबनॉर्मल मूवमेंट, कोटा के आसपास होने वाली अनयूजुअल मॉनिटरिंग, ये सब कुछ ISI की नज़र से छुपा हुआ नहीं था। सबसे पहले पाकिस्तान की टेक्निकल इंटेलिजेंस ब्रांच ने ऑब्जर्व किया कोटा रीजन पर अनयूजुअली फ्रीक्वेंट वेस्टर्न और इसराइली सैटेलाइट्स पास कर रही हैं। ये सैटेलाइट्स सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रही, बल्कि हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, रिपीट ऑर्बिटल पासेस और इंफ्रारेड मैपिंग के जरिए कोटा की हर बिल्डिंग, हर वॉल, हर सिग्नेचर को स्कैन किया जा रहा था। ये कोई नॉर्मल सर्वेलेंस नहीं थी, टारगेटेड मैपिंग थी। ISI ने मूवमेंट्स को एनालाइज करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फॉर्मली अलर्ट किया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इस दौरान दुबई में पाकिस्तान के एक फ्रेंडली अरब डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट ने कॉन्फिडेंशियल तौर पर पाकिस्तान ऑफिशियल्स को वार्न किया कि इंडिया और इसराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कुछ ज्वाइंट मिलिट्री एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, सो बी अलर्ट एंड बी रेडी। एक अनऑफिशियल लेकिन ट्रस्टेड डिप्लोमेटिक लीक थी, जो ISI की एग्जिस्टिंग असेसमेंट को और भी सॉलिड बना दी। दोस्तों, जब ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि स्पाई, सैटेलाइट एक्टिविटी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक अलर्ट एक दूसरे से मिल गई,
पाकिस्तान ने फौरन हाई लेवल पर वैसी डिफेंस प्रोटोकॉल्स एक्टिव कर दिए। दोस्तों, सबके बाद पाकिस्तान ने दुश्मन को एक खामोश वार्निंग में ये शुरू में बता दिया कि हम तुम्हारा प्लान जानते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने कोटा उसके आसपास की एयर स्पेस ग्राउंड डिफेंसेस को हाई अलर्ट पे डाल दिया। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे 24 घंटे पेट्रोल पे लगा दिए गए। ये डिफेंसिव अपग्रेड्स सैटेलाइट इमेज के जरिए क्लियर दिख रहे थे। इसराइल और इंडिया दोनों को पता था पाकिस्तान अब तैयार है। ये पहला सिग्नल था, वी आर नॉट स्लीपिंग, वी नो व्हाट्स कमिंग। कुछ क्रेडिबल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इंटेंशनली ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और डिफेंस मूवमेंट्स दिखाई जो सैटेलाइट इमेज से आसानी से डिटेक्ट हो सकते थे। यानी कि पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स ओपनली मूव करना शुरू कर दिए, सैम यूनिट्स ओपन फॉर्मेशन में डिप्लॉय कर दिए और इमरजेंसी बैंकर्स एक्टिवेट कर दिए। दोस्तों, ये सब कुछ देखने वालों के लिए एक बिल्कुल मैसेज था, स्ट्राइक करोगे नुकसान दोनों तरफ होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने चाइना, अमेरिका और यूएई के जरिए इंडिया और इसराइल को ये पैगाम भेज दिया कि हमें हमारे स्ट्राइक का प्लान का इल्म हो चुका है। अगर कोटा पर किसी किस्म का हमला किया गया तो उसे पाकिस्तान के सर्वाइवल पर डायरेक्ट अटैक समझा जाएगा और जवाब उसी लेवल पर दिया जाएगा। इसके साथ आईएसआई ने एक मल्टी लेयर्ड काउंटर इंटेलिजेंस क्रैकडाउन लॉन्च किया। सबसे पहले आईएसआई ने काउंटर लैब्स के अंदर और आसपास का इंटरनल थ्रेट ऑडिट स्टार्ट किया। हर पुराने एम्प्लॉय, चाहे वो रिटायर्ड हो या ट्रांसफर हो चुका हो, उसका बैकग्राउंड दोबारा चेक किया। साथ ही साथ ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, कुक्स, क्लरिकल स्टाफ की डेली रूटीन्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर भी नजर रखी गई। जो लोग ज्यादा पुश कर रहे थे या अननेसेसरी सवालात कर रहे थे, उन्हें डिस्क्रीटली मॉनिटर किया गया। इसी दौरान आईएसआई ने कोटा के आसपास के इलाकों जैसे सियाला, टेक्सलो, रावलपिंडी में ग्राउंड सर्वेलेंस टीम्स तैनात की। इन टीम्स का काम था कि ये देखना कि कौन कौन लोग लैब्स के लोगों के करीब जा रहे हैं, किसने किन साइंटिस्ट या टेक्नीशियन से दोस्ती लगाई है, किसकी मूवमेंट पैटर्न सस्पिशियस है। हर बार आने वाले एक्सटर्नल वीकर्स, रिपीट विजिटर्स और लोकल लोगों से दोस्ती करने वाले अननाउंस को क्वाइटली मार्क किया गया। इस वक्त पाकिस्तान की सिग्नल इंटेलिजेंस टीम ने कुछ लो फ्रीक्वेंसी इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस ट्रेस किए जिनका सोर्स इंडिया था। इन कम्युनिकेशंस में डायरेक्ट रेफरेंस मिल रहे थे, जैसे सैंपल रेडी, विंडो क्लियर, साइंटिस्ट मूवमेंट। इन सिग्नल्स को डिक्रिप्ट करके आईएसआई ने इराक के लोकल एजेंट्स के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ट्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ रुका नहीं। आईएसआई ने एक और क्लेवर टेक्निक यूज की, यानी कि डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई। कुछ सिलेक्टेड लोगों के जरिए झूठ फैलाया गया पाकिस्तान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कंप्लीट कर लिया या बम प्रोटेक्टिव सिस्टम रेडी हो चुका है। फिर ये देखा गया ये फेक इन्फो रात तक कैसे और कितने टाइम में पहुंचती है। उस टेक्निक ने नेटवर्क के अंदर का लीक आइडेंटिफाई कर दिए, बुला के लोकल इन्फॉर्मेंट्स एक्सपोज हो गए। दोस्तों, जब इनफ सबूत मिल गया, एक रात आईएसआई ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक की। एक ही रात में होने वाला क्रैकडाउन जिसमें पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा सस्पेक्टेड रॉ ऑपरेटिव्स को उठा लिया। कुछ लोग डायरेक्ट रॉ एजेंट्स थे, कुछ लैब्स के डायरेक्ट स्टाफ, सराउंडिंग टाउन्स के वो लोग थे जिनको रॉ ने पैसे ब्लैकमेल के जरिए किया था। तो इन सब लोगों से डिस्क्रीट इंटीग्रेशन हुई। कुछ लोग क्वाइटली डिसअपीयर कर दिए गए, उससे कोर नेटवर्क एक्सट्रैक्ट किया गया, कुछ बाद में प्रिजनर एक्सचेंजेस या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हैंडल किया गया। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने कोटा और बाकी सेंसिटिव न्यूक्लियर जोन्स को प्रोसेस हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन्स डिक्लेयर कर दिया। हर एम्प्लॉय के बैकग्राउंड को एनुअल बेसिस पर वेरीफाई करने का रूल बना दिया गया और इंटरनल सर्विलेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया। दोस्तों, ये पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए एक इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक था जिसने न सिर्फ इराक का पूरा नेटवर्क कोलैप्स किया बल्कि इसराइल एयर स्ट्राइक प्लान को भी एक्सपीरियंस से पहले ही मुकम्मल तौर पर फेल कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल देसी डिफेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।